हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, पीएड, पीसीएस सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो व्याख्या के साथ लेकर आया हूँ। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, नेशनल रितेश इंस्टीट्यूट को। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास 3 कथन है। ठीक है, पहला है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। दूसरा है इसका उद्देश्य भारत का विभाजन कराना था। तीसरा है इसी मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। तो इसमें कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है। जो पहला वाला सही है, जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य भारत का विभाजन करना था, नहीं, ये गलत है। और तीसरा वाला है इसी मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये व्याख्या है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना और संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करना था। इसने भारत के साथ विभाजन का प्रस्ताव नहीं दिया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा कथन सही है? पहला है यह 1939 में शुरू हुआ। दूसरा बी, इसका नारा था करो या मरो। ऑप्शन सी, इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन डी है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका नारा था करो या मरो। इसका नारा था करो या मरो का। ठीक है, इसका व्याख्यान देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया। इसके अगले ही दिन अधिकांश राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो किस नेता को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया और ब्रिटिश आर्थिक शोषण को तथ्यों के साथ उजागर किया। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज भारत की संपत्ति को लगातार ब्रिटेन ले जा रहे हैं, जिससे भारत गरीब होता जा रहा है। यह सिद्धांत भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम की रचना की? क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख प्रतीक बन गया है। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई हुआ था, जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर सी। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर सी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी सबसे पहले दी गई? तो सबसे पहले किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को, जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 8वां का बी। किस क्रांतिकारी को फांसी सबसे पहले दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। खुदीराम बोस को 1908 में मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के प्रसिद्ध शहीदों में गिने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी ए हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बताइए कौन सा सही क्रम है भाई, बताइए जल्दी से आप लोग। बंगाल विभाजन पहले हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्या हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो बंगाल विभाजन के बाद इसी के विरोध में हमारा स्वदेशी आंदोलन होता है और उसी के बाद हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। तो हमारा बी भी नहीं से होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के बाद ही हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है और स्वदेशी आंदोलन हमारा बंगाल विभाजन के कारण हुआ था, इसलिए हमारा सी भी गलत है। और सहयोग आंदोलन ये तो इसमें है ही नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका हमारा राइट आंसर ए था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। घटनाओं का सही कालक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक ना, इसको इसलिए जरूर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा पहला है,
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और तीसरा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा तीनों इस कथनों का हिसाब से सब सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, राइट आंसर डी। ठीक ना, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद का पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और अन्य प्रेसिडेंसियों पर बंगाल का नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक ना, एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य हमारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी, कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के राजनीतिक कार्यों पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इससे भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका बढ़ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी, अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उन्हें निश्चित राजस्व सरकार को देना होता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने छात्रों में तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सुधार की भावना विकसित करने का प्रयास किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति पाति और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 16। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले जी ने किया था। ठीक, ज्योतिराव फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आइए ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्य
सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ठीक ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य शिक्षा, सेवा, आध्यात्मिक उत्थान और सामाजिक कल्याण के कार्य करना था। ठीक ना, क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने लागू किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ, किस वायसराय ने लागू किया था? तो इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करना था। बाद में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो ये किस वायसराय के समय हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका व्याख्या है, 1883 में लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था, जिसका अंग्रेजों ने तीव्र विरोध किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। ठीक ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, जो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना था। इसे कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला संगठन माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था। तो इसका इसलिए हमारा राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन सबसे पहले यही किया था। आइए व्याख्या देखते हैं। केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी समाचार पत्रों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। पहले बदरुद्दीन तैयबजी 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और एक राष्ट्रीय एकता के समर्थक माने जाते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25,
इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहले रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के प्रयासों से हुई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन और प्रभावी नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। नील दर्पण में नील किसानों पर अंग्रेज बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किया गया। यह आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 27, पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाए, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक ना, आइए व्याख्या देखते हैं। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ। इसके तहत पृथक निर्वाचन के स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित होता है 1856 में, इसलिए हमारा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1856। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में पारित होता है। ठीक है ना, अब आइए व्याख्या देखते हैं। ठीक, व्याख्या देखते हैं। तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। इस कानून ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे है? यंग इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो यह महात्मा गांधी जी से है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया समाचार पत्र का संबंध महात्मा गांधी जी से है। ठीक, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, जिसके माध्यम से गांधी जी अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे। उन्होंने नवजीवन और हरिजन का भी संपादन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो यह हुआ था W.C. बनर्जी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, W.C. बनर्जी के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे प्रथम अधिवेशन में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। जॉर्ज यूल 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने हुए भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी के समर्थक थे। ठीक ना, आइए क्वेश्चन नंबर 32, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाली प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग इसे बताइए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दी थी। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं।
इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। वह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण नारा माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। 1858 के बाद वही भारत के पहले वायसराय भी बने, इसलिए इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहा जाता है। ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भारत का आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भारत का आर्थिक शोषण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। व्याख्या। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन के निरंतर बाहर जाने को ड्रेन ऑफ वेल्थ का इस सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक, लॉर्ड डफरिन, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। ठीक ना। इसका व्याख्या। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। एओ हुम ने उनकी जानकारी में कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, स्वाभिमान और वैदिक परंपरा के पुनर्जागरण पर बल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन से आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विकास हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39। हिंदू मेला की स्थापना किसने की? हिंदू मेला की स्थापना किसने की? तो नवगोपाल मित्र जी ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नवगोपाल मित्र जी ने किए थे। इसका व्याख्या देखते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना, स्वदेशी उद्योगों और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, जो हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख प्रतीक बन गया। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब इसकी व्याख्या, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक सक्रिय और संघर्षशील बनाना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। इसका व्याख्या देखते हैं। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। इस घटना ने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करना और शिक्षा व सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसमें दोनों संगठनों ने कुछ संवैधानिक सुधारों की संयुक्त मांग रखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक ना, जॉर्ज यूल, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉर्ज यूल 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पहले रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853, जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1853। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली। इसने भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी?
तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, सावरकर जी ने, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी डी सावरकर ने की। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करना था। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने, ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, नाना साहेब। ठीक, नाना साहेब जी ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1857 की क्रांति की बात हो रही है। अब इसका व्याख्या। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। उनके प्रमुख सहयोगियों में तत्या टोपे और अजीमुल्ला खां शामिल थे। कानपुर विद्रोह 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में हुआ था। ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा शामिल थे। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यमों से भारत को स्वतंत्र कराना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में होती है और इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किए थे। आइए व्याख्या। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना, जहां बी डी सावरकर सहित अनेक युवा क्रांतिकारी जुड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? कोमागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? तो कोमागाटा मारू घटना 1914 में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। 1914 में कोमागाटा मारू जहाज से भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस घटना ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को और बढ़ा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापकों में कौन थे? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने। ठीक ना, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक ना, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल। आइए इसका व्याख्यान देखते हैं। HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल ने की। बाद में यही संगठन HSRA के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 55, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किस देश में मिली? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किस देश में मिली? तो सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि सिंगापुर में मिली थी। ठीक ना, किस देश में? तो सिंगापुर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से सिंगापुर में भारतीयों और आजाद हिंद फौज के सैनिकों द्वारा संबोधित किया गया। इसके बाद यह उपाधि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आइए, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी?
तो कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव 1924, बेलगांव 1924, जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, बेलगांव 1924। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 57, क्वेश्चन नंबर 57, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस स्थान से दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस स्थान से दिया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई से करो या मरो का नारा दिया। यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो 1885 में बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है। व्याख्या, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बाद में 1948 में सी राजगोपालाचारी, तो इसका व्याख्या है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बाद में 1948 में सी राजगोपालाचारी इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। आप लोग लाइक जरूर करिए। इसका व्याख्यान देख लेते हैं। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। वह भारतीय संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत थी। ठीक है ना। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग को आने वाली वीडियो जल्दी से मिल सके, ठीक है।